नमस्कार। कक्षा 12 की टेक्स्ट बुक सीरीज का मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से अंतिम अध्याय लेकर के एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मैं विजेंद्र सोनी गंगानगर। आज पढ़ेंगे मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियों का ये इस बुक से संबंधित अंतिम अध्याय रहेगा। स्टार्ट करते हैं ये अध्याय, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव बस्तियों के बसावट की। देखें, जहाँ पर स्थायी रूप से मानव निवास करता है उसको हम स्थायी बस्ती कह देते हैं, लेकिन जहाँ पर अस्थायी रूप से निवास करता है उसको अस्थायी बस्ती कहेंगे। तो बस्तियों के स्थायी और अस्थायी समयावधि के अनुसार दो प्रकार हो जाएंगे। स्थायी वह है जहाँ पर स्थायी रूप से निवास करता है, लेकिन अस्थायी बस्तियां वो होंगी जहाँ पर अस्थायी निवास करता है, मतलब ऋतु परिवर्तन के साथ वो वहाँ से पलायन कर जाएंगे और नई जो सूटेबल स्थान होगा वहाँ पर जा कर के वो बस्तियां बसाएंगे। ऐसा प्रवास जो ये करते हैं इसको ऋतु प्रवास कहते हैं। ऋतु प्रवास। और भारत में जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली गद्दी भूकिया जनजातियां हैं वो इस प्रकार के प्रवास को करते हैं। ये उदाहरण के स्वरूप आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो बस्तियां होती हैं, जो मनुष्य के रहने के लिए बस्तियां हैं, ये बस्तियां है कितने प्रकार की। तो इनको आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो नगरीय बस्ती का स्वरूप, एक ग्रामीण बस्ती का स्वरूप। हमें नगरीय बस्ती कौन सी कहनी है और ग्रामीण बस्ती कौन सी कहनी है, इसके लिए यदि विश्व संदर्भ में बात करें तो हर देश के अलग मापदंड है नगरीय और ग्रामीण बस्ती के। जैसा कि इस बुक ने भी हमें बताया है कि हर देश के मापदंड आपके अलग रहेंगे, लेकिन भारत में क्या मापदंड हैं, भारत में क्या मापदंड रहेंगे उसको हम देखते हैं। उसके लिए हमें ये चार्ट पढ़ना है। देखें, सबसे पहले तो हमने नगरीय बस्तियों की बात करनी है कि भारत में ये मापदंड जो हैं वो निर्धारित कब हुए थे। 1991 में। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधा छपने वाला है। उसमें चार चीज़ें निर्धारित हुई थी। सबसे पहले कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर नगर पालिका, निगम, छावनी बोर्ड और नगरीय सेवा समिति आदि से संबंधित कोई भी एक क्षेत्र होना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरा ये कि उस क्षेत्र की कम से कम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 5,000। तीसरा ये कि 75% पुरुष जनसंख्या, यहां पर स्ट्रेस देना है अपने, पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्य में संलग्न हो। महिलाओं को यहां पर काउंट नहीं किया है। गैर कृषि कार्य में संलग्न होने का मतलब क्या है कि वो द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम आर्थिक क्रियाकलाप करें, वो क्या कहलाएंगे, वो नगरीय अधिवास कहलाएंगे। और उस क्षेत्र में जो जनघनत्व होगा वो कितना होगा, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। तो भारत में ये व्यवस्था की गई है 1991 की जनगणना के अनुसार है। क्या ये चारों शर्तों के आधार पर यदि कोई चारों शर्तें साथ पूरी करता है तो वो नगरीय अधिवास होगा। क्लियर है। उपनगर क्या होता है, हमें ये चीज़ बतानी है। उपनगर क्या है कि मान लो ये एक नगर है, इसमें सारी की सारी नगरीय जो व्यवस्था होती है, थोक व्यापार का, होलसेल का और खुदरा व्यापार का, होटल का, परिवहन का, सारा सिस्टम इस परिधि के अंतर्गत है। लेकिन यहाँ पर जो प्रमुख लोग हैं, इसके जो व्यवसायी वर्ग हैं, वो इस नगर के अधिवास में ना रह करके और इसकी बाहरी जो परिधि होती है यहाँ पर कॉलोनियाँ स्थापित करके और यहाँ पर अपने अधिवास बनाते हैं। ये स्वच्छता के आधार पर, सुरक्षा के आधार पर ये उत्तम दर्जे की होती है। इस प्रकार के जो शहर से बाहर की स्थिति में बसे हुए जो छोटे नगर हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, उनको उपनगर नाम दिया जाता है। उपनगर। और ऐसे उपनगर बसने की व्यवस्था को क्या नाम दिया गया है, उपनगरीकरण बताया गया है।
क्लियर है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जैसे श्री गंगानगर का उदाहरण लेते हैं। श्री गंगानगर के ये सारे हृदय स्थल में ये सारी हम बसावट की यहाँ पर चित्र के अनुसार देख लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम श्री गंगानगर से बाहर की तरफ निकलते हैं तो यहाँ पर कॉलोनी मिलेगी, जैसे जैसे रिद्धि सिद्धि हुआ, जैसे होमलैंड हुआ। तो ये क्या चीज़ है? ये उपनगर है एक प्रकार के, जो इस शहर से बाहर है और यहाँ पर उच्च श्रेणी के जो लोग हैं वो निवास करते हैं, सुरक्षा और बसावट और प्रदूषण के दृष्टि से उत्तम दर्जे के लिए। ठीक है, यह प्रदूषण रहित होता है, सुरक्षा से ओतप्रोत होता है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ये उपनगर के अच्छे उदाहरण हैं। हमने नगरीय अधिवास समझ लिया, उपनगर समझ लिया, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ग्रामीण अधिवास कौन सा होता है। देखें, जब नगर की हमने बात की थी तो वहां पर 75% पुरुष जनसंख्या को गैर कृषि कार्य में संलग्न बताया था। इसका मतलब गांव में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप होंगे? प्राथमिक गतिविधियों से संभावित जितने भी हैं उससे संबंधित सारे आर्थिक क्रियाकलाप होंगे, जैसे कृषि हुआ, मत्स्य पकड़ना हुआ, लकड़ी काटना हुआ, खनन कार्य हुआ, पशुपालन हुआ। इनसे संबंधित जो आर्थिक क्रियाकलाप होंगे जहां पर होंगे, और वो भी कितने की 75% पुरुष जनसंख्या वहां पर संलग्न है, ऐसे अधिवास क्या कहलाएंगे? वो ग्रामीण अधिवास कहलाएंगे। क्लियर है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। यही मुख्य भेद रहेगा किसका? ग्रामीण और शहरी या नगरीय अधिवास का। अब हम इन बस्तियों के प्रकार और प्रतिरूप की बात कर लेते हैं। देखें, चाहे नगरीय हो चाहे ग्रामीण बस्ती हो, हमने इनके प्रकार और प्रतिरूप को संयुक्त पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बस्ती का प्रकार हमें मिल रहा है वो है संहत बस्ती। संहत से ही हमें पता चल जाता है कि एक दूसरे के समीप समीप एकदम से संगठित और उच्च घनत्व वाले यदि कोई बस्तियां हैं जहां पर मकान एक दूसरे के बिल्कुल सटा करके बनाए गए हैं और बहुत ज़्यादा मकान कम क्षेत्र में बने हुए हैं, इसका मतलब क्या होगा कि जनघनत्व यहाँ पर अधिक पाया जाएगा। ऐसी बस्तियां क्या कहलाती है? संहत बस्तियां कहलाती है। इस प्रकार की संहत बस्तियां हमें मिलेगी कहाँ पर? नदी घाटियों के सहारे जो उपजाऊ मैदान होंगे वहां पर सबसे ज़्यादा इस प्रकार के बस्तियों को देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैदानों में संहत बस्तियां सर्वाधिक पाई जाती है। क्लियर है। दूसरा जो प्रकार है वो है प्रकीर्ण बस्तियों का। अब इस नाम से ही हमें पता चल जाता है कि छितरे हुए दूर दूर मकान, जैसे कि सांस्कृतिक आकृति इसका एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। जैसे पूजा स्थल, बाजार, बस्तियां, ये सारे दूर दूर स्थित हों, दूर दूर स्थित हों तो इस प्रकार की बस्तियां क्या कहलाती है? प्रकीर्ण बस्तियां कहलाती है। गांव में यदि हम बात करें तो जैसे एक ढाणी है, उससे दूर दूसरी ढाणी है, तीसरी ढाणी है, तो इस प्रकार की यदि बस्तियां फैली हुई है कि यहाँ पर 2 या 3 घर एक जगह मिलेंगे, 2 या 3 घर एक जगह मिलेंगे, 2 या 3 घर एक जगह मिलेंगे और दूर दूर है, तो ये किसके उदाहरण है? प्रकीर्ण बस्तियों के उदाहरण है। ऐसी प्रकीर्ण बस्तियां हमें देखने को कहाँ मिलेगी? तो सर्वोत्तम जो इसका उदाहरण मिलता है वो पर्वतीय क्षेत्र होता है। पर्वतीय क्षेत्र, देखिए संहत बस्ती हमें कहाँ मिली थी? वो मैदानों में मिली थी। प्रकीर्ण बस्ती हमें कहाँ मिलेगी? पर्वतीय क्षेत्र में मिलेगी। क्लियर है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं ग्रामीण बस्ती और उसको प्रभावित करने वाले कारक की बात। देखें, यहाँ पर जल के निकट एक बस्ती का उदाहरण आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ग्रामीण बस्ती जो प्रत्यक्ष रूप से भूमि से जुड़ी जो गतिविधियां होती हैं, आर्थिक गतिविधियां होती है जो भूमि से जुड़ी हों, उन पर आधारित जो बस्तियां हैं वो क्या कहलाएंगी? ग्रामीण बस्तियां कहलाएंगी। ठीक है, ये सारे के सारे कौन सी आर्थिक गतिविधि करेंगे? प्राथमिक आर्थिक गतिविधि करेंगे,
जिसमें मैंने पहले भी आपको बताया था कि कृषि, पशुपालन, मत्स्यन, ये जो व्यवसाय करेंगे वो ग्रामीण बस्तियां होती है। ठीक है। अब इन बस्तियों का यदि आकार हम देखें तो नगरीय की बजाय ये छोटी होती है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। 50 से लेकर के और 5,000 तक ये संख्या हो सकती है ग्रामीण बस्तियों की। क्लियर है। अब इनको प्रभावित करने वाले कारक ढूंढ लेते हैं। सबसे पहला, जलापूर्ति। देखें, कोई भी बस्ती हो उसके लिए सबसे प्रमुख चीज क्या होती है? जलापूर्ति। हम आदिकाल से लेके आज तक जितनी भी हम अधिवास के स्वरूप की बात करें, चाहे वो आदिकालीन सभ्यताएं हो या वर्तमान अधिवास की जो बस्तियां हो उनकी बात करें, सब में एक कॉमन चीज है कि वो कहाँ पर बसी हुई है? वो कोई न कोई जलापूर्ति के स्थान पर बसी हुई है। जलापूर्ति का स्थान कौन सा हो सकता है? वो नदियाँ हो सकती हैं, वो झीलें हो सकती है, वो झरने हो सकते हैं जहाँ से इनको सिंचाई और पीने योग्य जल मिल जाए। जहाँ भी ये आसानी से उपलब्ध होगा वहाँ पर बस्तियाँ स्थापित होने के चांस सर्वाधिक रहेंगे। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है। दूसरा जो इसका स्वरूप है वो भूमि, दूसरा कारक भूमि हो गया इसका। देखें, सबसे उपयुक्त जो भूमि होती है वो कौन सी होती है? अधिवास के लिए मैदान। मैदान जहां पर मैदानी स्वरूप होएगा उच्चावच के आधार पर, वहां पर अधिवास सबसे ज्यादा विकसित होंगे। उसका कारण भी समझ में आता है। कारण इसका क्या है कि वहां पर कृषि कार्य करने के लिए उपयुक्त जगह मिल जाएगी, और जहां भी उपयुक्त जगह मिलेगी कृषि कार्य करने के लिए, वो भूमि क्या होगी? अधिवास के लिए उपयुक्त मानी जाएगी। क्लियर है। इसीलिए जैसे उदाहरण हम पढ़ते हैं कि चावल की कृषि के लिए सहायक जो क्षेत्र होगा वो मैदान ही होगा जहाँ जलापूर्ति होगी, तो ऐसी भूमि अधिवास के लिए उपयुक्त मानी जाएगी। उच्च भूमि क्षेत्र ये कहाँ उपयुक्त माने जाते हैं? सिंपल सी बात है, आदिकाल से लेकर के वर्तमान तक जहाँ भी पशु संपदा जहाँ अधिक रही है, और पशु संपदा भी कौन सी? जंगली। जंगली पशुओं का जहाँ भी संचलन रहा है, तो उनसे बचने के लिए हमने इस प्रकार की मचान बना करके उस पर रहना प्रारंभ कर दिया। और ऐसा क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है? पर्वतीय क्षेत्र में। तो पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार के अधिवास विकसित होने के उदाहरण मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं गृह निर्माण सामग्री की। देखिए, जहाँ पर जिस प्रकार की गृह निर्माण सामग्री होगी, हम उसी प्रकार की गृह निर्माण सामग्री का उपयोग करके वहाँ अधिवास बनाएंगे। जैसे जैसे यदि वन क्षेत्र है तो वहाँ पर अधिकतर कौन से? लकड़ी के अधिवास मिलेंगे। लकड़ी के अधिवास। क्लियर है। चीन की बात करते हैं उदाहरण के तौर पर, लोएश क्षेत्र है, वहां पर लोग कंदराओं में निवास करते हैं, तो उनके अधिवास कैसे होंगे? गुफा की भांति। अफ्रीका के सवाना क्षेत्रों में कच्ची ईंटों के मकान ज्यादा मिलेंगे। ध्रुवीय क्षेत्र की बात करें तो वहां पर एस्किमो लोग जो इग्लू बनाते हैं, बर्फ का घर बनाते हैं, इस प्रकार के उदाहरण मिलेंगे। तो गृह निर्माण सामग्री जिस प्रकार की उपलब्ध है उसी प्रकार के अधिवास वहां पर अधिकतम मिलेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से ये भी अधिवास को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारण हो सकता है। जैसे जैसे राजनीतिक अस्थिरता की बात करें, युद्ध की बात करें, पड़ोसी समूह से उपद्रवी संबंध होने की बात करें, यदि ऐसा होता है तो वहां पर अधिवास कम स्थापित होने के चांस होते हैं। और होंगे भी तो कहाँ होंगे? कि ऊंची पहाड़ियों पर, द्वीपों पर, जहां पर इस प्रकार के जो अस्थिरताएं हैं वो उनको प्रभावित ना करे। नाइजीरिया में एक उदाहरण दिया गया है कि खड़े इंसेलबर्ग जो होते हैं वो अच्छी सुरक्षा के कारक माने जाते हैं, तो वहां पर अधिवास इनको क्या लगते हैं? सबसे उपयुक्त लगते हैं। भारत का यदि उदाहरण देखें तो भारत में यदि ऐतिहासिक पहलू भी देखें
तो अधिकतर जो दुर्ग हैं वो ऊंचे स्थान और पहाड़ियों पर ही क्यों बनाए गए हैं? क्यों? क्योंकि ऊंचे पहाड़ और जो पहाड़ियां होती है, पर्वत होते हैं, उन पर अधिवास बनाना सुरक्षित माना जाता है। किसकी दृष्टि से? युद्ध की दृष्टि से, राजनीतिक अस्थिरता की दृष्टि से, पड़ोसियों समूह के उपद्रवों के दृष्टि से, इन सब की दृष्टि से वो क्या माना जाता है? सुरक्षित माना जाता है। ये चीज ध्यान में रखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट, नियोजित बस्तियां। देखें, जहां पर सरकार प्लानिंग करके आवास की, पानी की और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, इनको कहते हैं नियोजित बस्तियां। इथोपिया में सरकार द्वारा एक योजना क्रियान्वित की गई जिसको ग्रामीणीकरण योजना कहते हैं। तो इथोपिया की इस योजना के तहत बहुत सारे नियोजित अधिवास स्थापित किए गए हैं। भारत में भी देखें तो इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में जो नहरी बस्तियां विकसित हुई हैं, वो भी किसके उदाहरण माने जाते हैं? नियोजित बस्तियों के उदाहरण माने जाते हैं। क्लियर है? ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप कैसे हैं? कहां पर सबसे ज्यादा ग्रामीण बस्तियां बसती है और उसके जो भी कारक हैं उनसे उनका स्वरूप कैसा आता है, वही कहलाएंगे उसके प्रतिरूप। जैसे जैसे इस चित्र में देखें, रेखीय प्रतिरूप, चौकोर पट्टी प्रतिरूप, तारे के आकार का प्रतिरूप, टी आकार का प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, दोहरा प्रतिरूप, ये सभी कैसे विकसित हो जाते हैं? इस बुक में आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। देखिए, रेखीय प्रतिरूप से समझ में आता है क्या कि किसी सड़क या नहर के किनारे पर, किसी सड़क या नहर के किनारे पर जो बस्ती स्थापित हो गई है उसका स्वरूप कैसा होगा? रेखीय प्रतिरूप होगा। ये चीज ध्यान में रखनी है। चौकोर पट्टी क्या होगा कि कोई चौराहा लगता हो कि एक रोड इस तरफ या एक रोड इस तरफ जाती हो। वो सड़क भी हो सकती है, वो नहर का कटान भी हो सकता है। मुख्य कौन सी होती है? सड़क के चौराहे पर। यदि कई सड़कें एक ही चौराहे के इर्द गिर्द निकल गई हों, वो कौन सी आकृति बनाती हैं? वो तारे नुमा आकृति बनाती हैं। टी नुमा में क्या होता है कि एक मुख्य सड़क है और उससे कई स्थानों पर कोई सहायक सड़कें निकली हुई है, वो क्या कहलाते हैं? वो टी आकार के प्रतिरूप कहलाते हैं। वृत्ताकार प्रतिरूप क्या होता है कि कोई झील कोई झील या कोई जल स्रोत के इर्द गिर्द जो बस्तियां स्थापित हो गई हैं उनको क्या कह देते हैं? उनको वृत्ताकार प्रतिरूप कह देते हैं। और एक है दोहरा प्रतिरूप। देखें, एक कोई मुख्य सड़क या कोई पुल है, इसके एक तो बस्ती इस तरफ बस गई है और दूसरी इस तरफ बस गई है। मतलब एक मुख्य जो प्रतिरूप है, चाहे वो सड़क का हो चाहे वो नहर का हो, उसके दोनों ओर बस्तियां बस जाना, ये क्या कहलाता है? दोहरा प्रतिरूप कहलाता है। क्लियर है? इसके एक एक के उदाहरण हम देखते हैं। इस बुक में आपको एक एक की परिभाषा दे रखी है। जैसे जैसे रेखीय प्रतिरूप, इस प्रकार में मकान सड़कों, रेल लाइनों, नदियों, नहरों और घाटी के किनारे तथा तटबंध के पर स्थित होंगे, वो रेखीय प्रतिरूप है। मैंने अभी आपको ये बताया था। आयताकार में क्या होगा कि ये कोई पर्वत घाटियां जो होती है, पर्वतीय घाटियां या सड़कें जो एक दूसरे को काटती हैं समकोण पर, वहां आयताकार प्रतिरूप होगा। वृत्ताकार में क्या होता है कि कोई तालाब या झील के चारों ओर बस्ती बस जाए, उसको क्या कह देते हैं? वृत्ताकार प्रतिरूप कह देते हैं। इसी प्रकार तारे के आकार के प्रतिरूप की बात कर देते हैं कि कई मार्ग आ करके एक स्थान पर मिलते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? तारे के रूप में बस्ती कहलाएगी। टी आकार या वाई आकार या क्रॉस, जैसे मैंने बताया कि ये मुख्य सड़क है, इससे सहायक सड़कें यूं निकल गई हैं, तो वो बस्ती क्या कहलाएगी? वो टी आकार की बस्तियां कहलाएगी। क्लियर है?
जैसा कि आपको यहाँ पर उदाहरण दिया गया है टी आकार की बस्ती का, कि एक रोड यहाँ से निकल रही है, एक यहाँ से निकल रही है, और इसके चारों ओर क्या हो गए हैं, अधिवास स्थापित हो गए हैं। तो ये टी या वाई आकार की बस्ती के उदाहरण हैं। दोहरा ग्राम क्या होता है? देखें, एक कोई पुल या फेरी है, इसके दोनों ओर अधिवास विकसित हो जाएं तो वो क्या कहलाते हैं? दोहरे ग्राम या अधिवास कहलाते हैं, जैसा कि मैंने चित्र में समझाया था आपको। अब बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। देखो, ग्रामीण बस्तियों में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि यहाँ नियोजन की कमी होती है, किसी प्रकार की प्लानिंग नहीं होती है। हालांकि ये प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं होती है। जैसे जैसे कि जलापूर्ति कैसे की जाए इनको, ये एक चुनौती है। इसके लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, तो इनके लिए समस्या है कि पेयजल के लिए पर्वतीय और शुष्क क्षेत्रों में ये उदाहरण है इसके, कि लंबी दूरी तक पानी मिलता नहीं है, जल की आपूर्ति होगी कैसे? यहाँ पर जल जनित बीमारियाँ जैसे हैजा, पीलिया सामान्य समस्याएं हैं। वो जल इनको साफ मिलेगा ही नहीं, तो वो समस्या इनके लिए आम बात रहती है। ऐसा एक उदाहरण उठाते हैं दक्षिणी एशिया के देश में, जहाँ पर बाढ़ और सूखा साथ साथ रहता है। कहीं पर तो बाढ़ आ जाती है, कहीं पर सूखा हो जाता है, तो ये बड़ी समस्या है इनके लिए। और पानी से संबंधित एक बहुत बड़ी समस्या कृषि क्षेत्र में है, क्या कि यहाँ पर सिंचाई की कमी रहती है। हालांकि सारी की सारी कृषि किस पर आधारित है? सिंचाई पर आधारित है। एक यहाँ पर मनुष्य के लिए शौच घर की कमी मिलेगी, कूड़ा करकट निस्तारण की सुविधा क्या होगी? नगण्य होगी। ये सारी ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं हैं। यदि यहाँ पर किसी प्रकार से भारी वर्षा हो जाए तो हमें बाढ़ के चांस अक्सर देखने को मिल जाते हैं ग्रामीण बस्तियों में, कि उनमें पानी खड़ा हो जाता है। यदि या तो वो बाढ़ के क्षेत्र में आ जाएंगे, या फिर पानी खड़ा रह गया है, तब वहाँ पर पानी रुकने से संबंधित हैजा, डिप्थीरिया या मच्छर की संबंधी जो बीमारियां होती हैं, उनसे वो ग्रसित हो जाते हैं। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या रहती है। एक ग्रामीण क्षेत्रों में जो जंगली जानवर है या पालतू पशु हैं, उनके उनके चारे की व्यवस्था नहीं रहती है। जो जंगलों में जानवर हैं, उनके लिए या पालतू पशुओं के लिए चारे की बिल्कुल व्यवस्था नहीं होती है, तो ये भी इनके लिए एक समस्या है। कच्ची सड़कों से अधिवास ओतप्रोत मिलेगा, और आधुनिक जो संचार के साधन हैं उनकी कमी मिलेगी। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में अब इंटरनेट और मोबाइल की व्यवस्था होने लगी है, लेकिन वो शहर की अपेक्षा क्या रहती है? कम रहती है। तो ये सारी के सारी क्या है, ग्रामीण अधिवास में क्या चीज़ है? समस्याओं के रूप में एक कड़ी है। नगरीय अधिवास पढ़ते हैं। नगरीय अधिवास होता क्या है? हर देश के लिए एक नगरीय अधिवास की अलग शर्त होती है। हमने 4 शर्तें पढ़ी थी। विश्व में इसका प्रतिरूप कैसे विकसित हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट आने वाला सवाल है कि वर्ल्ड में सबसे पहले नगरीय बस्ती लंदन को मानते हैं। लंदन पहला विश्व का जो नगर है वो कौन है? लंदन है। 1810 ईस्वी तक इसकी संख्या कितनी हो गई थी? 10 लाख लोग लंदन में निवास करते थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। 1982 तक जब हम पहुंचे थे तो 175 नगर विश्व में ऐसे उदाहरण बन गए थे जहां पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है। सन 1800 में विश्व में केवल 3% जनसंख्या ही नगरों में निवास करती थी, लेकिन वर्तमान में यदि देखें तो 54% ऐसी जनसंख्या है जो क्या करती है? नगरों में निवास करती है। और ये आंकड़े सन 2017 के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। देखिए, हमने भारत के संदर्भ में जो 4 शर्तें पढ़ी थी, उसमें एक शर्त ये भी थी कि जनसंख्या का आकार।
हर देश के लिए ये आकार जो है वो अलग निर्धारित किया गया है। जैसे जैसे कोलंबिया में यदि 1500 की जनसंख्या हो तो उसको नगर माना जा सकता है। अर्जेंटीना और पुर्तगाल में 2000 की जनसंख्या हो तो उसे नगर माना जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड में 2500 की जनसंख्या हो, 2500 हो तो उसको नगर माना जा सकता है। भारत में यह जनसंख्या कितनी मानी गई थी? न्यूनतम 5000। जापान में 30,000 व्यक्ति हों तो उसको नगर की श्रेणी में रखा जाएगा। ये तो हैं कुछ प्रतिष्ठित बड़े देश, लेकिन यदि कुछ छोटे देशों की बात करें जहां पर जनसंख्या पहले ही बहुत कम है, जैसे डेनमार्क की, स्वीडन की और फिनलैंड की बात, तो यहां तो 250 व्यक्ति भी होंगे तो वो नगरीय क्षेत्र में शामिल कर लिया जाएगा। आइसलैंड में न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 300 होनी चाहिए तो वो नगरीय अधिवास में सम्मिलित कर लिया जाएगा। और कनाडा और वेनेजुएला के संबंध में ये 1000 व्यक्ति की शर्त रखी गई है। कहाँ पर? कनाडा और वेनेजुएला में। जनसंख्या के बाद दूसरा घटक हमने व्यावसायिक संरचना का माना था। देखिए भारत में क्या माना था कि 75% जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्य में संलग्न हो। ऐसा भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न मापदंड रखा गया है। जैसे जैसे इटली में ऐसा क्या मापदंड रखा गया है कि वहाँ आर्थिक रूप से उत्पादक जनसंख्या 50% ऐसी होनी चाहिए जो गैर कृषि कार्य में संलग्न हो, तो वो क्या होगा? नगरीय अधिवास होगा। अन्यथा उसको किस में माना जाएगा? ग्रामीण अधिवास में माना जाएगा। ऐसा ही प्रशासन से संबंधित बात है। देखिए भारत में क्या माना था कि वहाँ पर कोई भी नगरीय निकाय होना चाहिए या छावनी बोर्ड होना चाहिए या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जो इनमें से कोई भी एक शर्त पूरी करेगा, उसको प्रशासन के आधार पर नगर मान लिया जाएगा। ये भारत में शर्त है। लेकिन ऐसी शर्त यदि लैटिन अमेरिका के देश ब्राजील, बोलीविया में जनसंख्या के आकार पर ध्यान दें तो वहाँ पर प्रशासनिक केंद्र क्या होगा? नगरीय केंद्र ही होगा। किसी भी प्रशासनिक केंद्र का, कोई भी प्रशासनिक केंद्र हो नगर, उसको क्या मान लिया जाएगा? नगरीय अधिवास मान लिया जाएगा। क्लियर है? अब हम स्थिति के आधार पर बात कर लेते हैं। देखिए स्थिति के आधार पर जो नगर की बात कर रहे हैं उसका सीधा सा मतलब ये है कि यदि वो औद्योगिक क्षेत्र में है तो औद्योगिक नगर होगा, सेना क्षेत्र में है तो सेना नगर होगा, यदि समुद्री पतन के नज़दीक स्थित है तो वो समुद्री पतन नगर होगा। क्लियर है? यदि पर्यटन से संबंधित कार्य कर रहा है तो वो पर्यटन नगर होगा। ठीक है? ऐतिहासिक कोई वहाँ पर सांस्कृतिक संरचना है तो वो क्या कहलाएगा? ऐतिहासिक नगर कहलाएगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट, नगरीय क्षेत्र के कार्य। देखें नगरों में क्या चीज संपादित होती है। हमने पहले भी कहा था कि द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम प्रकार के जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनका संपादन होगा। अब ऐसे कौन से प्राचीन नगर हो, चाहे प्रशासन से संबंधित हो, व्यापार से हो, उद्योग से हो, सुरक्षा से हो, धार्मिक महत्व के केंद्र हो, इन्हीं पर आधारित आर्थिक गतिविधियां होंगी। क्लियर है? आजकल क्या हो रहा है कि मनोरंजन से संबंधित बात करें जैसे सिनेमाघर, यातायात से संबंधित बात करें खनन, निर्माण, आवासीय, और सबसे जो नवीन है वो है सूचना प्रौद्योगिकी। इन पर आधारित नगरों में कुछ विशिष्ट कार्य संपादित हो रहे हैं। तो नगरीय कार्य क्या होंगे? व्यापार की बात करें तो थोक व्यापार सबसे ज्यादा होगा, थोक व्यापार। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो ये चाक चौबंद सुरक्षा मिलेगी। व्यापारिक महत्व इसके सीबीडी में मौजूद मिलेगा। और प्रशासन से संबंधित कार्य देखें तो इसमें आसपास के जितने भी ग्रामीण अधिवास होंगे उनके प्रशासनिक केंद्रीय इकाई ये नगर ही होगा। तो इस प्रकार के सारे कार्य कहाँ संपादित होते हैं? निकटवर्ती नगरीय अधिवास में स्थापित होते हैं। इसी के आधार पर हमने नगरों का वर्गीकरण कर रखा है। जैसे उदाहरण आपको
औद्योगिक नगर की बात करें तो वहाँ शेफील्ड का उदाहरण दे रखा है। यदि लंदन की बात करें तो वो पतन नगर का उदाहरण दे रखा है। चंडीगढ़ की बात करें तो वो प्रशासनिक नगर का उदाहरण दे रखा है। इस प्रकार के आपने उदाहरण याद रखने हैं और उनको मॉडिफाई करते हुए आप नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, इसी प्रकार के नगरों के उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे जैसे प्रशासनिक नगर हैं, ये क्या होते हैं प्रशासनिक नगर? ये या तो राष्ट्र की राजधानी होंगे या कोई राज्य की राजधानी होंगे। इस प्रकार के यदि कोई राजधानी क्षेत्र होंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रशासनिक नगर कहलाएंगे। जैसे जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जयपुर क्या है? जयपुर क्या है? ये प्रशासनिक नगर की बात होगी। यदि दिल्ली की बात करें तो ये केंद्र के हिसाब से प्रशासनिक नगर की बात होगी। कैनबरा हुआ, बीजिंग हुआ, अदीस अबाबा हुआ, वाशिंगटन डीसी हुआ, लंदन, ये सारे क्या है? प्रशासनिक नगर के उदाहरण हैं। क्लियर है? व्यापारिक नगर क्या होगा? यदि कोई व्यापारिक गतिविधियों का संपादन हो रहा है तो वो क्या कहलाएंगे? व्यापारिक नगर कहलाएंगे। जैसे जैसे मानचेस्टर की बात करें तो कपड़ा उद्योग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। जैसे लाहौर की, बगदाद की, आगरा की बात करें तो ये व्यापारिक केंद्र के उदाहरण है। ऐसे ही फ्रैंकफर्ट की बात करें, एम्स्टर्डम की बात करें तो ये अंतर्देशीय केंद्र होंगे किसके? व्यापारिक महत्व के। क्लियर है? अब सांस्कृतिक नगर की बात करते हैं। सांस्कृतिक नगर क्या है? जो किसी देश या राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए हैं वो क्या कहलाएगा? सांस्कृतिक नगर कहलाएगा। जैसे जैसे जेरूसलम है, धार्मिक महत्व का बहुत बड़ा स्थान है। मक्का की बात करें, धार्मिक महत्व का बहुत बड़ा स्थान है। जगन्नाथपुरी की बात करें, बनारस की बात करें, ये सारे क्या हैं? सांस्कृतिक नगर हैं। और इनके सांस्कृतिक नगर होने का आधार क्या है? धार्मिक दृष्टिकोण। ठीक है? ऐसे ही स्वास्थ्य से संबंधित यदि हम बात करें तो उसमें मियामी की बात आ जाएगी, गोवा की राजधानी पणजी की बात आ जाएगी। यदि ऐसे ही सांस्कृतिक नगर औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो उनमें पीट्सबर्ग आ जाएगा, जमशेदपुर आ जाएगा। और खनन की बात करें तो उसमें ब्रोकन हिल्स और धनबाद की, ये नगर के अलग अलग उदाहरण हो गए। स्वास्थ्य से संबंधित मियामी और पणजी, औद्योगिक से संबंधित पिट्सबर्ग और जमशेदपुर, खान से संबंधित ब्रोकन हिल्स और धनबाद, परिवहन से संबंधित सिंगापुर और मुगलसराय। ठीक है? तो हमने नगरों के स्थापित होने के विभिन्न कारण यहाँ पर ढूंढ लिए हैं और उन्हीं के आधार पर हमने नगरों को क्या कर दिया है? विभाजित कर दिया है कार्य के आधार पर। आकृति के या आकार के आधार पर नगर कैसे हो सकते हैं? जैसे हमने ग्रामीण अधिवास पढ़े थे उसी प्रकार इसमें भी बस्ती रेखीय हो सकती है, वर्गाकार हो सकती है, तारा के आकार की हो सकती है, अर्धचंद्राकार हो सकती है। ठीक है? ये इसके प्रकार हो सकते हैं। लेकिन ऐसा विकसित और विकासशील देशों में यदि हम बात करें तो सर्वाधिक कैसी मिलेगी? या तो वृत्ताकार होगी या वो आयताकार या वर्गाकार मिलेगी। इसमें एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मिलता है हमें चंडीगढ़ का और कैनबरा का। देखिए चंडीगढ़ है ये सुनियोजित तरीके से बसाया गया नगर है, भारत का बहुत ही अव्वल दर्जे का उत्तम जो स्थापत्य कला है उसका नमूना पेश करती है। इसको बसाने वाले कौन थे ये सवाल बार बार पूछा जाता है तो उसमें नाम आता है ली कार्बूजियर का। ली कार्बूजियर का ये आपने याद रखना है। ये चंडीगढ़ को जो नक्शा दिया था, स्थापत्य कला विकसित की थी, वो कौन थे? ली कार्बूजियर थे। क्लियर है? ऐसा ही एक उदाहरण हम अदीस अबाबा का बात करते हैं जो नामकरण उसका किससे हुआ था? नवीन पुष्प से। कौन है अदीस अबाबा? इथोपिया की राजधानी। इथोपिया की राजधानी जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1878 में। ये क्या चीज है? ये पर्वतीय क्षेत्र में बसा हुआ एक नगर है। ठीक है? इसका ध्यान में रखना है। तो ये उदाहरण आपने देना है पर्वतीय क्षेत्र के रूप में। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं कि इसके चारों ओर क्या विकसित है। देखें इसके नज़दीक मर्काटो एक बहुत विकसित बाजार है। इसके उत्तर में हमें क्या मिलेगा? मिस्र में काहिरा।
काहिरा। और दक्षिण में इसके क्या स्थित है? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग जो इसको क्या देता है? सबसे बड़ा बाजार देता है। और इसका जो जुड़ाव है वो जिबूती और अदीस अबबा का जो रेलवे स्टेशन है उससे इसका जुड़ाव है। ठीक है। और इसके नज़दीक एक हवाई अड्डा भी है जिसका नाम है बोले। बोले ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अदीस अबबा के विकसित होने का कारण क्या है, इससे आपको अदीस अबबा की स्थलाकृति की समझ में हो जाएगी। ऐसा ही एक उदाहरण हमने कैनबरा के बारे में पढ़ना है। देखिए कैनबरा के जो शिल्पकार थे, वास्तुविद थे, उसका नाम क्या था? वाल्टर बर्ली ग्रिफिन। वाल्टर बर्ली ग्रिफिन 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के रूप में इसकी योजना बनाई थी। ठीक है। ये आपने कैनबरा के बारे में ध्यान में रखना है। अब बात करनी है नगरीय बस्तियों के प्रकार क्या होते हैं। देखें नगर, शहर, मिलियन सिटी, सन्नगर और विश्व नगरी, ये इसके प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात नगर की करते हैं। नगर का जो मापदंड है, जो इसको नापने की जो इकाई है, वो केवल जनसंख्या नहीं है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है। हालांकि हम इसको किससे नापते हैं? हम इसको जनसंख्या से, इसके गैर कृषि कार्यों से संबंधित से, इनसे हम नाप लेते हैं, इसके जनसंख्या घनत्व से नाप लेते हैं। लेकिन केवल नगर की बात करें तो इसको जनसंख्या के आकार से नहीं नापना है। किससे नापना है? इसके कार्यों से भी नापना है। इसमें जो खुदरा व्यापार है, निर्माण उद्योग है, थोक व्यापार है, व्यापारिक सेवा है, इनसे नापना है। ये चीज़ आपने नगर कोई भी नगरीय बस्ती का सबसे छोटा रूप होता है। ठीक है। जिसको हम सामान्यतः क्या कह देते हैं? शहर से छोटी इकाई। शहर से छोटी इकाई। ठीक है। शहर क्या चीज है? शहर एक अग्रणी प्रकार का नगर होता है। इसको हम नगर से तो बड़ी इकाई मानते हैं, लेकिन मिलियन सिटी जो होती है उससे छोटी इकाई मानते हैं। तो ये कह सकते हैं नगर और मिलियन सिटी। मिलियन सिटी क्या होता है? जिसकी जनसंख्या कितनी हो जाए? 10 लाख हो जाए, वो तो मिलियन सिटी कहलाता है। लेकिन 10 लाख से कम हो और उसमें सभी प्रकार के शहरीकरण की, जो प्रशासनिक कार्यालय की बात करें, यातायात के केंद्र की बात करें, वित्तीय संस्थान की बात करें, ये सारे इसमें मौजूद हैं, लेकिन इसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है तो वो शहर होगा। जैसे ही इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 10 लाख से अधिक हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? मिलियन सिटी हो जाएगा। क्लियर है? मिलियन सिटी को हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमने सन्नगर करना है। सन्नगर क्या है? देखिए एक बहुत अच्छा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली से जुड़ करके एक नगर विकसित हो गया जिसका नाम है गुड़गांवा। गुड़गांवा। और उसी से जुड़ करके एक और जो शहर है वो विकसित हो गया। तो दिल्ली भी, गुड़गांवा भी और ग्रेटर नोएडा भी, ये तीनों विकसित हो गए हैं। ऐसे 2 नगर कम से कम विकसित हो जाएं एक दूसरे से जुड़ करके, तो वो सन्नगर कहलाते हैं। इस प्रकार की जो शब्दावली है वो सबसे पहले किसने बताई थी? पैट्रिक गेडिस ने बताई थी। किसने? पैट्रिक गेडिस ने। ये शब्द याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है। कब बताई थी? 1915 में। ऐसे उदाहरण दिए हैं, जैसे ग्रेटर लंदन की बात है, मैनचेस्टर की बात है, शिकागो की बात है, टोक्यो की बात है। आपको भारत में ऐसा उदाहरण पूछा है तो आप दिल्ली गुड़गांव कह सकते हैं। दिल्ली गुड़गांव। दिल्ली गुड़गांव की बात करें तो किस प्रकार का उदाहरण होगा ये? दिल्ली गुड़गांव की बात करें तो किस प्रकार का उदाहरण होगा? वो सन्नगर का उदाहरण होगा। ठीक है। मिलियन सिटी क्या होता है? देखिए सीधी सी बात, जिसकी जनसंख्या 10 लाख हो, 10 लाख से ज़्यादा हो, तो वो क्या कहलाता है? मिलियन सिटी। विश्व में सबसे पहले लंदन मिलियन सिटी बना था, उसके बाद में पेरिस बना था, न्यूयॉर्क बना था। 1950 तक आते आते 80 ऐसे शहर विकसित हो गए थे जहां पर मिलियन सिटी स्थापित हो गई थी। 1975 तक आए तो ये संख्या दुगनी हो गई, 160 हो गई।
देखिए 25 साल में ये संख्या जो है वो दुगनी हो गई है। 80 शहर से 160 हो गए हैं। 2005 तक पहुंचे तो ये 438 हो गई। अब 2016 तक यदि हम बात करें तो 512 ऐसे शहर है जिसमें कम से कम 10 लाख के लोग निवास करते हो। 2030 तक अनुमानित माने तो 662 ऐसे शहर हो जाएंगे जहां पर कम से कम क्या हो, 1 मिलियन जनसंख्या निवास करती हो। मिलियन सिटी से बड़ा जो प्रतिरूप है वो है विश्व नगरी का। विश्व नगरी का जिसको हम क्या कह देते हैं, मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस, देखिए मेगालोपोलिस जो शब्द दिया वो 1957 ईस्वी में जीन गॉटमैन ने दिया। देखें 10 लाख यदि जनसंख्या है तो क्या होगा, मिलियन सिटी। मिलियन सिटी। और यदि ये जनसंख्या 1 करोड़ से ऊपर चली गई, 1 करोड़ से, तो वो क्या हो जाएगा, विश्व नगरी हो जाएगा, जिसको हमने क्या कहना है, मेगालोपोलिस कहना है। यदि विश्व नगरी का सबसे अच्छा उदाहरण देखें तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका में मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। कहां पर, बोस्टन से दक्षिण में वाशिंगटन तक इसी प्रकार की विश्व नगरी के उदाहरण आपको मिलेंगे। और कहां मिलती है विश्व, सबसे पहले न्यूयॉर्क। 1950 ईस्वी में न्यूयॉर्क था जो मेगा सिटी बना था, मेगालोपोलिस बना था। आरपीएससी में छपने वाला सवाल है, नोट कर लेना इसको। वर्तमान में आपकी इस बुक के हिसाब से 25 मेगा सिटी है, लेकिन वर्तमान में यदि 2024 में देखें तो 44 मेगा सिटी विकसित हो चुके हैं वर्ल्ड में। और इनमें भी सबसे बड़ा जो मेगा सिटी है वो टोक्यो है, टोक्यो। और भारत का सबसे बड़ा जो मेगा सिटी माना जाता है वो दिल्ली माना जाएगा। ठीक है, अब विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं क्या हैं, ये चीज आपने बहुत अच्छे से समझनी है। हालांकि इसमें से सवाल आने के चांस कम रहते हैं। जैसे अवहनीय जनसंख्या का केंद्रीकरण होता है, छोटे और तंग आवास की गलियां होती है, पीने योग्य जल की असुविधा हमेशा ही रहती है, आधारभूत ढांचा जैसे बिजली, गंदे पानी की निकासी, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित सुविधाओं की कमी रहेगी। कहाँ पर, विकासशील में। ये जब विकसित हो जाएंगे तो इनमें से बहुत सारी त्रुटि हैं जो निकल जाएगी। लेकिन अवहनीय जनसंख्या का केंद्रीकरण फिर भी रहेगा, छोटे और तंग आवास वाली गलियां फिर भी रहेंगी, पानी की समस्या फिर भी रहेंगी। ठीक है, ये विकासशील और विकसित के रूप में मैंने आपको बताया है। यदि हम नगरीय बस्तियों की समस्या की बात करें तो वहां पर बहुमंजिला इमारत मिल जाती है, गंदी बस्तियां होती है, और वो भी रजिस्टर्ड नहीं होती है, अनधिकृत होती है। भारत में अधिकांश मिलियन सिटी 25% से अधिक जो बस्तियां हैं वो अवैध है, वो अवैध है। एशिया पैसिफिक नगरों में नगरीय जनसंख्या का 60% अनधिकृत बस्तियां मिलेंगी आपको। और क्या समस्या आएगी, आर्थिक समस्या आएगी। वहां पर अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी, अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। उससे उनका जीवन यापन कैसे होगा, उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं, ये भी बहुत बड़ी एक समस्या होगी। कैसे कि उपलब्ध जो स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित बातें हैं वो गरीब निवासियों की पहुंच से क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी। ये विकासशील देशों में समस्या आती है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण से संबंधित समस्या रहेगी, जैसे जल का सुनिश्चित या सुनियोजित ढंग से प्रबंधन ना करना। एक जो मल है, मल का निस्तारण करने के लिए हमारे पास उपयुक्त व्यवस्था न होना, जो कि क्या करती है, स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां पैदा कर देती है। और एक जो नगरों के मध्य में जो सीबीडी होती है, सीबीडी जिसको सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, सीबीडी, उसको हम क्या कहेंगे, ऊष्मा द्वीप कहेंगे। ऊष्मा द्वीप, यहाँ पर
दिन के समय इतनी गैदरिंग हो जाती है, इतने इकट्ठे हो जाते हैं लोग कि इसका तापमान जो होता है वो नगर की परिधि की अपेक्षा ज़्यादा रहता है, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, ऊष्मा द्वीप कह देते हैं। तो ऐसी समस्या भी आती है कि इससे कैसे निजात पाया जाए। ये पर्यावरण संबंधी समस्याओं की बातें हैं। और क्या है, और ग्रामीण बस्तियों में रहन सहन के स्तर को सुधारना, ये इसका एक प्लान हो सकता है, लेकिन यहाँ पर समस्या भी है। ये रोजगार और शिक्षा के अवसरों का सृजन करना, यहाँ पर ये कमी है, तो ये इसका प्लान भी हो सकता है, मास्टर प्लान में भी आ सकता है। नगरीय रणनीति के योजनाएं क्या हो सकती है कि नगरीय रणनीति में सबसे पहले तो आश्रय स्थल बढ़ाना होगा। आधारभूत नगरीय सुविधाएं जैसे शिक्षा से संबंधित, प्राथमिक स्वास्थ्य से संबंधित, स्वच्छ जल से संबंधित, सफाई के प्रबंधन से संबंधित, ये आधारभूत जो सुविधाएं हैं ये इनको उपलब्ध करवानी है। महिलाओं की मूलभूत सेवाओं तथा राजकीय सुविधाओं तक पहुंच में सुधार, ऊर्जा के उपयोग तथा वैकल्पिक परिवहन तंत्र को भी उन्नत बनाना ये योजना का हिस्सा होता है। और वायु प्रदूषण, ये नगरों में एक बड़ी समस्या रहती है, इसको कैसे कम किया जाए, इसको भी आपने मास्टर प्लान में रखना है, किसमें, नगरीय रणनीति की योजना में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें आपने नगरीय बस्तियां, ग्रामीण बस्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे शेयर कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद।